नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी जेबीटी चंडीगढ़ के मैथ के पेपर के हम क्या है वीडियो डाल रहे हैं। इससे पहले हमने 2-3 चैप्टर की और वीडियो डाली हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और जिस बच्चे को भी साइंस के, एसएसटी के, कंप्यूटर के नोट्स चाहिए जेबीटी पीआरटी वाले चंडीगढ़ के, तो वो बच्चा नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर मैसेज कर सकता है और नोट्स ले सकता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये क्या होता है? देखिए, इजी टॉपिक है और ध्यान से समझना है। यहाँ से एक डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आएगा जो कि आपको प्रॉपर्टी बेस भी मिल सकता है। तो जो चीज़ें बताऊं उसको ध्यान से सुनना है कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, और अपनी कॉपी में भी क्या है आप आराम से नोट कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली बात मैं करूँगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। क्या बात मैं बोली? सबसे पहले हम डायरेक्ट की बात करेंगे और फिर इनवर्स की बात करेंगे। भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है? मान के चलिए मेरे पास दो चीजें हैं, एक मैंने मान लिया x और एक मैंने मान लिया y। तो कहने का मतलब क्या है, जब जब x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। इसके अंतर्गत ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, आगे चल के हर चीज क्लियर करवाई जाएगी। पहले जो बोल रहा हूं बस उस पर ध्यान दो। मैंने क्या बोला, मेरे पास दो चीज हैं, एक मेरे पास x है और एक मेरे पास y है। तो मैंने बोला कि जब x इंक्रीज होगा तब y भी इंक्रीज होगा, और जब x डिक्रीज होगा y भी डिक्रीज होगा। ठीक है, जब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और जब x घटेगा तो y भी घटेगा। और जहां पर ये रिलेशन बनता मिलेगा आपको, वहां ये किसको फॉलो करेगा? ये डायरेक्ट को फॉलो करेगा। समझ में आया? सबसे पहली बात। अब किस प्रकार से ये समझिए। देखिए, मान के चलिए मेरे पास कुछ टॉफी है, नंबर ऑफ टॉफी है और उनकी कॉस्ट है। टॉफी को मैंने x मान लिया और कॉस्ट को मैंने y मान लिया। ध्यान से सुनना, हर चीज क्लियर करवाता मिलूंगा। मेरे पास दो चीजें हैं, एक टॉफी है और टॉफी कितने रुपए की आई उसकी कॉस्ट दी हुई है। टॉफी को मैंने x मान लिया और कॉस्ट जो उनकी लगी उसको मैंने y मान लिया। मान के चलिए जब मेरे पास एक टॉफी है तो उसकी कॉस्ट मेरे को 5 रुपीज पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जब एक टॉफी जो है वो कितने रुपए की आती है? 5 की आती है। तो इस प्रकार से आप भी बता सकते हो दो टॉफी कितने की आएंगी? 10 की आएंगी। इस प्रकार आप भी बता सकते हो तीन टॉफी कितने की आएंगी? 15 की आएंगी। तो यहां पर आप नॉर्मली देखोगे तो डायरेक्ट सीधा बता दोगे कि सर, ध्यान से देखना, जब x बढ़ा, देखिए यहां पर कितना था, x 1 था और इसकी कॉस्ट कितनी थी? 5। जब x इंक्रीज हुआ, x 1 से 2 हुआ, तो क्या y इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? y भी इंक्रीज हुआ। आप ध्यान से देख पा रहे होगे, 5 से y कितना हो गया? 10 हो गया। जब x और इंक्रीज हुआ, मतलब कि जब x की वैल्यू 3 हुई तो y की वैल्यू भी क्या है? इंक्रीज हो गई। y क्या हो गया? 15 हो गया। तो यहाँ पर क्या रिलेशन बन गया? x इंक्रीज हो रहा है तो y भी क्या है? इंक्रीज हो रहा है। तो बात क्लियर, जो मैंने सबसे पहले लिखवाई थी कि x इंक्रीज होगा तो y भी यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो नीचे मैंने आपको बताया और ये दिखाया आपको बड़ी आसानी से कि कैसे x इंक्रीज होता है और कैसे y भी इंक्रीज होता है। फिर मैंने बोला था कि इसमें एक रिलेशन और बनेगा कि भाई जब x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। ध्यान से देखना, अगर मैं इसी क्वेश्चन को पीछे से देखूं कि भाई जब मेरे पास टॉफी कितनी है? 3 है, तो उनकी कॉस्ट कितनी पड़ रही थी? 15 रुपये पड़ रही थी। अब मैंने क्या किया, x को डिक्रीज कर दिया। अब मेरे पास नंबर ऑफ टॉफी कितनी है? 2 है, और तो कॉस्ट भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर x डिक्रीज हुआ तो y भी डिक्रीज हो रहा है। आगे भी देख सकते हो, जब मैंने x की वैल्यू को और डिक्रीज किया, जब मैंने x की वैल्यू 1 कर दी तो y भी क्या है? नीचे हो गया या डिक्रीज हो गया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई?
5 हो गई। तो यहाँ पर भी आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि जब x डिक्रीज हो रहा है तो y भी क्या है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो जो ऊपर मैंने लिखवाया था वो क्या है, हो गया। अब बात सुनिए ध्यान से, इस चीज को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। पर मेरे से पूछा क्या गया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसको बोला जाता है जब हर अवस्था में जो रेशो है उनका सेम आए। ध्यान से सुनना हर क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला, जो ये चीज निकल के आई है 1/5, 2/10, देखिए यहाँ पर x/y क्या क्या निकल के आए मेरे पास, 1/5, 2/10 और 3/15। ये क्या हो गया, इसको हम डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब बोला जाएगा, जब मेरे पास हर अवस्था में जो इनका अनुपात होता है, जो इनका रेशो होता है सेम होगा, तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला जाएगा। कैसे, अगर मैं इनको कट कर दूं, ये 1/5, इसको भी कट कर दूं 1/5, तो आप यहाँ पर देख रहे होगे x/y का रेशो हर अवस्था में आपको 1/5, 1/5, 1/5 दिखाई दे रहा होगा। और जब इनका रिलेशन, जब इनका अनुपात आपको जहाँ पर भी सेम दिखाई देगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। समझ में आया। यहाँ तक जितनी चीज़ें बताई मैंने वो सभी आपको समझ में आ गई। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, आपसे पूछेगा कि बताइए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, तो x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। मैंने बकायदा एग्जाम्पल के थ्रू भी क्या है आपको बताया। दूसरा, इस चीज को हमने क्या बोला, डायरेक्ट रिलेशन बोला। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन तब होगा जब हर अवस्था में आपको जितनी भी चीजें दी गई है उनका अनुपात बिल्कुल सेम दिखाई दे, तो वह क्या कहलाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। अब कुछ चलते हैं आगे। आगे क्या है ध्यान से देखना, जब कभी भी आपके पास डायरेक्ट की बात की जाए, एक फॉर्मूला तो मैंने लिखवा दिया है। फर्स्ट क्या हो गया, लिख सकते हो आप, x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। आगे चल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा इन पे, बड़ी आसानी से आप चेक कर पाओगे। दूसरा मैंने क्या बताया, इनका रेशो क्या होगा, सेम होगा। ये भी मैंने आपको क्या है बताया। तीसरा, जहां पर भी डायरेक्ट की बात की जाएगी इसमें क्या हो जाएगा, x/y इक्वल k है, और k क्या होगा, हो जाएगा k एक पॉजिटिव नंबर होगा। k क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x/y होता है। क्यों, क्योंकि जो अनुपात हमारा आ रहा है वो x/y की ही फॉर्म में तो इक्वल आ रहा है या सेम आ रहा है, और y और जो x/y की फॉर्म में सेम आ रहा है। ठीक है, समझ गए, क्योंकि उसी रेशो को तो हमने पीछे देखा है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नंबर 4 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत x1/y1 इक्वल है x2/y2 के। नंबर 4 ये फॉर्मूला हो जाएगा। मैं आगे चल के क्वेश्चन करवाऊंगा, आप बड़ी आसानी से इन फॉर्मूलों को यूज भी करोगे और बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कि कैसे इन फॉर्मूलों का क्या है यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, यहाँ से डायरेक्ट प्रॉपर्टी से ही क्या है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो ऑप्शन दिए होंगे और आपको इनमें से बताना पड़ेगा। तो x1/y1 इक्वल है x2/y2 के। समझ गए, क्लियर। दूसरा, इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लिख सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। समझ गए। और
समझ गए? क्लियर? तो इस प्रकार से ये कितने भी फॉर्मूले या बनते थे या प्रॉपर्टी बनती थी, ये क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या था, आप सही भी ने देखा। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या देखने को मिलता है? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब बात आती है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है। सबसे पहली बात तो जब इसमें x इंक्रीज होगा तो y क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब इसमें x डिक्रीज होगा तो y क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार का जब भी रिलेशन आपको देखने को मिलेगा वो इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। कैसे? ध्यान से सुनना। दूसरी बात इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो टोटल अमाउंट होता है या टोटल क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं टोटल क्वांटिटी क्या रहने वाली है? सेम रहती है। समझ गए? टोटल क्वांटिटी क्या रहती है? सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल सुनना, मेरे पास नंबर ऑफ चाइल्ड है या नंबर ऑफ ब्रेड है, मान के चलिए, ठीक है, और उनकी कॉस्ट है, इसको मैंने मान लिया x और इसको मैंने मान लिया y, और टोटल मेरे पास ब्रेड की क्वांटिटी कितनी है? 30 है। टोटल मेरे पास ब्रेड की क्वांटिटी कितनी है? 30 है। तो मैंने x और y मान लिया। अब इसमें देखते हैं ध्यान से। देखिए, जब मेरे पास एक ब्रेड था, नंबर ऑफ चाइल्ड लिख लीजिए यहाँ पे, चाइल्ड, और टोटल क्वांटिटी चाइल्ड की कितनी है? 30 है। जब मेरे पास एक बच्चा है तो मैं उसको कितने रुपये देता हूँ? 30 रुपये देता हूँ। मान लीजिए टोटल रुपये मेरे पास कितने थे? 30 है। तो मेरे पास एक बच्चा है तो मैंने उसको कितने रुपये दे दिए? 30, क्योंकि मेरे पास पैसों की क्वांटिटी कितनी है? 30 रुपीज़ है। मैंने तभी पहले ही बता चुका हूँ। पहले ही मैंने बताया कि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो मेरे पास 30 रुपीज़ थे तो एक ही बच्चा है तो एक बच्चे में कितने आ गए उसके हिस्से में? तो 30 रुपीज़ ही आ गए। जब मान के चलिए 2 बच्चे होते हैं तो 30 रुपीज़ उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितने रुपये में बटेगा? तो 15 रुपीज़ में बटेगा। मैं पहले बच्चे को भी 15 रुपीज़ दूंगा, दूसरे बच्चे को भी 15 दूंगा, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। इसी प्रकार मान के चलिए जब मेरे पास 3 बच्चे हो जाते हैं तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? मैं फर्स्ट को भी 10 रुपीज़ दूंगा, सेकंड को भी 10 दूंगा और थर्ड को भी 10 दूंगा। तो इसका मतलब हर बच्चे को 10-10 रुपये दिए जाएंगे तो 30 रुपीज़ हो जाएंगे। देखिए, ध्यान से देख पा रहे होगे आप, इसमें क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहेगी। कैसे? देखिए, 1 इंटू 30 क्या हो गया? 30। 2 इंटू 15 क्या हो गया? 30। 3 इंटू 10 क्या हो गया? 30। तो आप हर अवस्था में देख पा रहे हो कि जो क्वांटिटी थी या जो टोटल अमाउंट था वो हमारा हर अवस्था में, एक बच्चा हुआ, 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, तो हर अवस्था में क्वांटिटी कितनी रही है? 30 रही है। तो इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि इसका प्रोडक्ट जो है वो कैसे रहने वाला है? तो इसका प्रोडक्ट एक्स वाई रहने वाला है। तो इसका प्रोडक्ट क्या रहने वाला है? एक्स वाई, ठीक है, इक्वल के। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर भी कर सकते हो। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट क्या रहने वाला था? एक्स अपॉन वाई रहने वाला था, पीछे मैंने बताया था। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने बताया भी था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसका प्रोडक्ट एक्स अपॉन वाई रहने वाला था और इनवर्स में एक्स वाई रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हर अवस्था में जो इसकी टोटल क्वांटिटी है वो सेम रहने वाली है। पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब बात आते हैं इस पर, जो x इंक्रीज हुआ तो y डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से देखना।
जब मेरे पास 1 रुपये थे तो इसकी कॉस्ट कितनी लगी, 30 रुपीज़ लगी। जब मेरे पास 2 बच्चे हो गए तो क्या हो गया, x इंक्रीज हो गया, तो जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 15 हो गई। तो 30 से 15 हो गई, तो कहने का मतलब क्या है, y क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसी प्रकार जब मेरे पास बच्चों की क्वांटिटी बढ़ गई, 2 से बढ़कर 3 हो गई, मतलब कि जब मेरे पास x इंक्रीज हो रहा था तो जो कॉस्ट जो थी 15 से घटकर कितनी हो गई, 10 हो गई, तो y क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर आप रिलेशन देख पा रहे होगे कि जब इनवर्स प्रोपोर्शन में x इंक्रीज होता है तो y क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो y क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे मैंने आपको बड़ी आसानी से दिखाया और आप अपनी आंखों के सामने भी देख सकते हो, ठीक है। अब इसी प्रकार आते हैं कि जब x डिक्रीज होता है तो y इंक्रीज होता है। इस रिलेशन को भी देख के दिखाता हूँ। देखिए, जब x की वैल्यू मेरे पास 3 थी और जब मेरे पास कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपये थी, अब मैं x की वैल्यू को क्या है, डिक्रीज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। x की वैल्यू मैंने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, मतलब कि 3 से 2 कर दी, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, तो 10 से 15 हो गई। तो आप यहाँ पर देख रहे हो y क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब मैंने x की वैल्यू 2 से घटाकर 1 कर दी तो x की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, तो y की वैल्यू 15 से कितनी हो गई, 30 हो गई, तो y क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ से भी ये रिलेशन क्लियर हो गया कि जब x की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो y की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जब x की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो y की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या कहलाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। और इनवर्स प्रोपोर्शन में आपने एक चीज़ और सीखी, जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और टोटल प्रोडक्ट किस अवस्था में रहने वाला है, x इंटू वाई की अवस्था में टोटल प्रोडक्ट रहने वाला है। यहाँ तक क्लियर, तो हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा। अब कुछ फॉर्मूले क्या है लिखवाता हूँ, आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। सबसे पहला प्रॉपर्टी यही रहेगी, जब x इंक्रीज हो जाएगा तो y डिक्रीज हो जाएगा, जब x डिक्रीज हो जाएगा तो y इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। दूसरी हमारा प्रोडक्ट रहने वाला है एक्स वाई इक्वल किसके है, k, और k यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा। समझ गए। अब तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या रहने वाला है, x1 अपॉन में x2 इक्वल है y1 अपॉन में y2। ये फॉर्मूला क्या हमारा रहने वाला है। क्लियर भाई। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वाई, इसको ये भी बोल सकता हूँ। आगे चल के ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहलाता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या क्या कहलाता है। अब ध्यान से पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ, यदि कार्डबोर्ड के 2 डिब्बे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कार्डबोर्ड है कोई भी, उसके 2 डिब्बे हैं। कितने हैं, 2 डिब्बे हैं, तो वो 500 घन सेंटीमीटर स्थान घेरते हैं। क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं। क्लियर भाई। तो ऐसे 200 डिब्बों को रखने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होगी, तो ऐसे 200 डिब्बों को रखने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितने स्थान की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से सबसे पहले तो आपने ये देखना है, ये कौन सा प्रोपोर्शन बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है कि इनडायरेक्ट बन रहा है। उसको कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए मेरे पास 2 डिब्बे हैं और वो कितना स्थान घेरते हैं, 500 घन सेंटीमीटर स्थान घेरते हैं। उसने बोला फिर कि भाई जब 200 डिब्बे हो जाएंगे, तो यहाँ तो देखिए, जब मेरे पास मान के चलिए मैंने डिब्बे को, यहाँ पे देखिए रिलेशन अब दिखाता हूँ कैसे आप चेक करोगे क्वेश्चन में कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। देखिए डिब्बे
और स्थान घेरना। डिब्बे को मैंने मान लिया x और स्थान घेरना को मैंने मान लिया y। तो उसने बोला जब मेरे पास 200 डिब्बे हैं, सॉरी जब मेरे पास 2 डिब्बे हैं तो वो 500 घन सेंटीमीटर स्थान घेरता है। ठीक है, और ऐसे 200 डिब्बे हो जाएंगे। तो आप बताइए, 2 डिब्बे हैं तो इतना स्थान घेर रहे हैं, तो 200 डिब्बे हो जाएंगे तो स्थान कम घेरेंगे कि ज़्यादा घेरेंगे? आप कहोगे सर ज़्यादा घेरेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ बड़ी आसानी से, तो जब x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इसमें इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले 2 डिब्बे थी, ठीक है, तो 500 घन सेंटीमीटर स्थान घेरते थे। जब 200 डिब्बे हो जाएंगे तो स्थान 500 से ज़्यादा ही तो घिरेगा। स्थान 500 से ज़्यादा घिरेगा तो कहने का मतलब क्या है, y भी क्या है, इंक्रीज हो गया। और जब x इंक्रीज हो रहा है और y भी इसमें इंक्रीज हो रहा है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन कहलाता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन कहलाता है। तो उसका क्या है, हमने बकायदा निकाल के दिखाया कैसे बनेगा फिगर। और अब इसको आप कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आपके पास एक फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला था, x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2, ये फॉर्मूला आपका रहने वाला था। तो x1 क्या है, मेरे पास 2 है, और y1 मेरे पास क्या है, 500 है, x2 मेरे पास क्या है, 200 है, और y2 को मान के चलिए मैं x मान लेता हूँ, x है। तो आप बड़ी आसानी से इन सवालों को निकाल सकते हो। ये इससे कट जाएगा तो क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 50,000 हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को फॉर्मूलों में कर सकते हो। तो हर चीज़ मैंने बताई। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है अपने पास, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं कि भाई आप इन क्वेश्चन को कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा उसने, यदि x और y सीधे अनुपात में है। सीधे अनुपात का मतलब है बेटा इंग्लिश में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, जब x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तब x 13 है और y कितना है, 39 है। तो आपने बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा इनमें से सही नहीं है, कौन सा इनमें से युग्म नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना होगा, ध्यान से प्रॉपर्टी को देखा होगा, बड़ी आराम से मैंने समझाया है कि जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात होगी, किसकी बात होगी, पहली बात डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात होगी, उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, x अपॉन वाई रहेगा। दूसरी बात मैंने क्या बोला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को पहचानेंगे कैसे, उनका रेशो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रेशो जो है हमेशा सेम रहेगा। अब इसमें x अपॉन वाई का रेशो क्या रहा, 13 अपॉन 39, तो कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब आपने ऑप्शन देखना है, तो पहले का अगर मैं ऑप्शन 1 देखूं तो x और y, तो ये क्या हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, ये क्या बनता है, ये हमारा राइट बनता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही जो क्वेश्चन में दिया है उसका प्रोडक्ट चेक कर लिया है, तो उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए। इसी प्रकार मैं जब सेकंड ऑप्शन चेक करता हूँ तो ये भी कितना आ गया, कट करने के बाद 17 एकम 17, 17 3 51, तो ये भी 1/3 आ गया। तो ऑप्शन बी भी बनता है, ऑप्शन ए भी बनता है। जब मैंने चेक किया ऑप्शन सी, तो इसका प्रोडक्ट कितना आया, 3/1 आया। कहने का मतलब है 3/1 आया, पर हमारा प्रोडक्ट आना कितना चाहिए था, 1/3 आना चाहिए था। तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। जब मैंने ऑप्शन डी चेक किया तो इनका प्रोडक्ट कितना आया, 1/3, कहने का मतलब है 1/3 आ गया। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डी भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए बी डी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है।
तो इस प्रकार से सी जो है गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे पहचान सकते हैं हम बड़ी आसानी से, अगर आपको किसी को भी क्या है प्रॉपर्टी याद है। देखिए यहाँ पर भी प्रॉपर्टी बड़ी आसान तरीके से इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सीधे अनुपात में है। सीधे अनुपात का मतलब क्या है, मैंने पहले बता दिया था पहले क्वेश्चन में कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सीधे अनुपात का मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने बताना है कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ध्यान से सुनना, एक घन की भुजा और उसका आयतन, ठीक है। दूसरा दिया उसने एक वाहन की चाल तथा निश्चित समय में उसके द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। अब देखना, व्यक्तियों के भारों और ऊंचाइयों में परिवर्तन। व्यक्तियों के भारों और ऊंचाइयों में प्रॉपर्टी ओ परिवर्तन। आपने देखा जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ तो उसका रेशो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो व्यक्तियों के अगर भार में और ऊंचाई में बार बार परिवर्तन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका रिलेशन सेम। समझ गए। अब क्या है आगे, क्यों इसमें यह भी तो हो सकता है ना, मान के चलिए किसी व्यक्ति का भार, भार का मतलब है वेट, किसी व्यक्ति का वेट, वेट को मैं मान लेता हूं एक्स, ठीक है, और हाइट ऊंचाई को मान लेता हूं वाई, ठीक है। मान के चलिए किसी व्यक्ति का भार, भार मैंने मान लिया 50 किलो है और उसकी ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है। अगले व्यक्ति का भार मान के चलिए 55 किलो है और उसकी ऊंचाई, उसकी मतलब की हाइट 5.5 है। तो अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि x तो इंक्रीज हो रहा है पर y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। क्यों नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा था x इंक्रीज होगा तो y भी तो क्या है, इंक्रीज होगा। तो सी ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि सी उसने बोला ऊंचाइयों में परिवर्तन। ऊंचाइयों में परिवर्तन तो कम भी तो हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो कन्फर्म तो नहीं है ना। तो इसलिए इस अवस्था में जो मैंने एग्जाम्पल लेके दिखाया, इस अवस्था में तो x इंक्रीज तो हो गया पर y क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। सॉरी, y क्या हो गया इस अवस्था में, y इस अवस्था में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि पहले 5.6 इंच हाइट थी, 55 किलो जब वेट हुआ उसका, x इंक्रीज होने के बाद दूसरे व्यक्ति की हाइट 5.5 थी, ठीक है। तो इस अवस्था में सी ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। डी ऑप्शन, एक टंकी को भरने के लिए पाइपों की संख्या तथा उसी टंकी को भरने में लगने वाला समय। अब आप देख रहे होगे, यहां पर भी आप देख सकते हो, जब मेरे पास 2 पाइप थे, ये मान लिया x, तो उसको समय लग रहा था कितना, 10 मिनट। उसको समय कितना लग रहा था, 10 मिनट। जब मेरे पास 4 पाइप हो जाएंगे तो उसको समय कितना लगेगा, 5 मिनट ही तो लगेगा। तो यहां पर भी आप देख रहे हो x तो इंक्रीज हो रहा है पर y क्या है, डिक्रीज हो रहा है। और ये अवस्था डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहलाती, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक सीधी ही बात मैंने बताई, x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। ये मैंने बड़े आसानी से और बड़े विस्तार से आपको क्या है समझाया हुआ है, ठीक है। अब ऑप्शन आता है बी, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन, एक वाहन की चाल, मान के चलिए x एक वाहन है, उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है तथा निश्चित समय में उसके द्वारा चली गई दूरी। कहने का मतलब क्या है, एक वाहन की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर है और वह क्या है, कितने मिनट चलता है, वह मान के चलिए 2 घंटे चलता है। कितने घंटे चला, 2 घंटे चला, ठीक है। ये क्या मान लिया मैंने, y मान लिया, ठीक है। ये x हो गया और ये हमारा y हो गया। एक वाहन की चाल है, वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे चलता है। अब इसी को ध्यान से देखना, और अगर मैं वाहन की स्पीड को बढ़ा दूं, वाहन की स्पीड को मैंने क्या कर दिया, 20 कर दिया, तो 2 घंटे ही चला, तो 2 घंटे में ये
कितना चल गया था, 20 किलोमीटर चल गया था। 2 घंटे में ये कितना चल जाएगा, 40 किलोमीटर चल जाएगा। तो यहाँ पर आप रिलेशन देख रहे हो, जब मैंने x इंक्रीज किया तो y भी इंक्रीज हो गया, समझे। तो जब मैंने x को इंक्रीज किया तो y भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसी निश्चित समय में, निश्चित समय देखिए ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, एक वाहन की चाल तथा निश्चित समय में उसके द्वारा चली गई दूरी। निश्चित समय, देखिए समय तो मेरा 2 ही घंटे रहा। जब मेरी स्पीड 10 थी तो वह 20 किलोमीटर चला 2 घंटे में। समय मैंने 2 ही रखा, पर मैंने स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 10 से 20 हो गई। तो मेरी जो डिस्टेंस थी वो बढ़ के कितनी हो गई, 40 हो गई। तो यहाँ पर आपने देखा कि x इंक्रीज हुआ तो y भी इंक्रीज हुआ। तो बोल सकता हूँ कि ये ऑप्शन ठीक रहने वाला है, क्योंकि हमको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या था, x इंक्रीज होगा तो वहाँ पर y भी क्या है, इंक्रीज होगा, और x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। x ये भी आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। मान के चलिए जब मेरे पास x की वैल्यू, मान के चलिए वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और समय मेरे पास, टाइम मेरे पास 2 ही घंटे रहने वाला है, तो वह 2 घंटे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 2 घंटे में कितना चल जाएगा, 20 किलोमीटर चल जाएगा। जब मैं x की वैल्यू को कम कर देता हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर कर देता हूँ, समय 2 ही घंटे रहने वाला है, तो अब उसकी स्पीड की, अब उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर देखा x को मैंने डिक्रीज किया तो y भी यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस प्रकार से दोनों जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी वो दोनों यहाँ पर आपकी क्लियर होती हैं, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रॉपर जितनी भी प्रॉपर्टी करवाई हैं, हर चीज कैसे उसको निकालते हैं, तो वो सभी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि x और y प्रतिलोम है। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रतिलोम का मतलब क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। तो उसमें प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, के एक धनात्मक है, ये आपको पता ही था। तो इसमें प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, प्रोडक्ट आप सभी को पता है, जब इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो x इंटू वाई क्या है, इसका प्रोडक्ट रहने वाला है, और जब डायरेक्ट की बात करेंगे तो x अपॉन वाई प्रोडक्ट रहने वाला है। तो इसका क्या आ जाएगा, x इंटू वाई हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी बड़ी आसानी से याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपका करवा चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया उसने, u और v अनुलोम अनुपात है। अनुलोम का भी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट। इन क्वेश्चनों को आप इंग्लिश में पढ़ोगे पेपर में तो बड़ी आसानी से पहचान जाओगे। तो u और v डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब u 10 है तब v 15 है। तो ये बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये क्वेश्चन आपने निकाल के देखना है। 3 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। u कितना है, 10 है, v कितना है, 15 है। डायरेक्ट के अंतर्गत क्या होता है, रेशो सेम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट इनका क्या हो जाएगा, u अपॉन वी हो जाएगा। किसके अंतर्गत, डायरेक्ट के अंतर्गत। u कितना था, 10 था, v कितना था, 15 था। तो कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ठीक है, समझ गए। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है, आगे देखते हैं। पहला हमको दिया, पहला u अपॉन वी मेरे को प्रोडक्ट देखने को मिला 2/3। दूसरा मेरे को देखने को मिला 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो ये मेरे को देखने को मिला 2/3, ठीक है। तीसरा मेरे को देखने को मिला, क्या देखने को मिला भाई, 5 तिये 15 और 5 चौका 20, 3/4। चौथा मेरे को देखने को मिला, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो पाई 25। तो जब आप डी ऑप्शन को देखोगे तो 25 और 37.5 क्या हो जाएगा, 25
जो पॉइंट है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा तो 250/375 हो जाएगा। तो आप इसको कट करोगे, 25 एकम 25 0, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, तो इस रेशो और कट हो जाएगा तो 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। तो मैंने देखा डी ऑप्शन भी हमारा 2/3 आ रहा है, बी ऑप्शन भी हमारा 2/3 आ रहा है, ए ऑप्शन भी हमारा 2/3 आ रहा है, और यू और वी का जब मैंने प्रोडक्ट किया था तो ये भी कितना आ रहा था, 2/3 आ रहा था। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन भी होता है, बी ऑप्शन भी होता है, डी ऑप्शन भी होता है, सी ऑप्शन एक ऐसा है जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 5 दिए 15, 5 चौका 20, तो 3/4 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन उसने बोला प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन की एक खास बात थी, चलिए आप बताइए क्या हो सकती है। उसने बोला x 10 है और y 6 है, तो आपने बताना है इनवर्स प्रोपोर्शन कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी को ध्यान से सुना होगा ना, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन आते ही आपके मन में एक चीज आनी चाहिए कि जो उसका प्रोडक्ट था ना वो XY होता है। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको, जो उसका प्रोडक्ट होता है या जो उसकी क्वांटिटी होती है वो हमेशा कैसी रहती है, वो हमेशा सेम रहती है। क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन की सेम रहती है और उसका प्रोडक्ट x इंटू वाई होता है। कहने का मतलब क्या है, x इंटू वाई का मतलब क्या है, इसने x 10 दे रखा है, y 6 दे रखा है 60, तो क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई, 60 आ गई। तो हर ऑप्शन की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन मैंने चेक किया, 12 क्या हो गया, x हो गया, 5 क्या हो गया, y हो गया, इनका प्रोडक्ट कितना आ गया, 60 आ गया। इसी प्रकार इसका भी कितना आ गया, 60 आ गया। इसी प्रकार इसका चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 प्लस 25 चौका 100, कितना 10, तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसी प्रकार जब इसका चेक करोगे 45 एकम 45 और 45 की गुना 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 135, 13.5। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे 58.5 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट हमारा कितना आना चाहिए था, 60 आना चाहिए था। कौन कौन से ऑप्शन का 60 आया है, ए का भी आया है, बी का भी आया है, सी का भी आया है, डी का नहीं आया है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखिए ध्यान से, सभी क्वेश्चन प्रॉपर्टी से बनेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपने बताना है अनुलोम समानुपात कौन सा है। कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट कौन सा है। अनुलोम का मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक खास बात थी, जो x/y प्रोडक्ट था ये क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पॉइंट नीचे जाके क्या हो जाएगा, 0 का हो जाएगा, तो इसको हटा देता हूँ। 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो 1/4 आ गया। इसको कट करूँगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4 आ गया। जब इसको कट करूँगा, 8 एकम 8, 8 चौका 32, ये भी हो जाएगा। जब आप इसको कट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 32 एकम 32, और ये कितने पे चला जाएगा, 32 चौका, तो 32 चौका ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे पहले ऑप्शन के सभी रेशो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पहला ऑप्शन ऐसा है जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की यही खास बात थी कि जो x/y था वो क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट होता है। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। जब मैंने चेक किया, 1 एक का स्क्वायर कुछ भी हो तो 1/1 रहने वाला है।
इसी प्रकार जब मैंने दूसरा चेक किया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इसको कट करोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 रहने वाला है। ठीक है। जब मैंने नेक्स्ट ऑप्शन देखा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, और जब आप इसको कट करोगे 3 तिया 9, 3 9 27, 3/9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है, और जब आप इसको कट करोगे 16 एकम 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, तो ये इसका 1/4 आ जाएगा। तो आप देख रहे होगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन पूछा और डायरेक्ट प्रोपोर्शन x/y हमेशा सेम आना चाहिए। क्या ये ऑप्शन सेम है? आप कहोगे नहीं है, तो ऑप्शन बी जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं बनता है, ऑप्शन ए हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन जाता है। क्लियर, समझ गए? तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर मैंने समझाने की कोशिश की, आपको फॉर्मूले भी समझाए, कुछ प्रॉपर्टी बनती थी वो भी समझाई, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन देगा वो भी मैंने यहाँ पर क्या है बताने की कोशिश की। तो आप बड़ी आसानी से इन सवालों को निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद दोस्तों। बाकी जिस बच्चे को भी नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और हमारे JBT चंडीगढ़ के बड़ी आसानी से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी से धन्यवाद दोस्तों।